परफेक्ट क्राउन की शुरुआत होती है रॉयल फैमिली की हिस्ट्री से, जो जोजियन एरा से चली आ रही है। सालों बीतते गए और वक्त के साथ रॉयल फैमिली बदलती गई। अब उनकी ताकत पॉलिटिक्स में कम और सिर्फ सेरेमनीज तक ही सिमट कर रह गई है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब हुईजू सोंगयोंगवॉन में एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। वो हमेशा र्यूमिन स्योक से कंपटीशन करती और जीत जाती थी। स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स अमीर और रॉयल बैकग्राउंड से थे और वो इस बात से जलते थे कि हुईजू, जो एक बिजनेस एलीट की नाजायज बेटी है, उनसे बेहतर कैसे कर रही है। यहाँ तक कि स्कूल मैनेजमेंट भी उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाता रहता था। लेकिन हुईजू ने कभी इन बातों को दिल पर नहीं लिया और वो हर मौके पर अपने हक के लिए खड़ी रही। ग्रेजुएशन के बाद हुईजू अपने डैड के बिजनेस में से कैसल ब्यूटी को संभालती है और हर बार अपने भाई की कंपनी को हरा देती है। लेकिन इस बार उसका भाई तेजू उसे हराने के लिए घटिया और गंदे तरीके आजमा रहा है। हुईजू अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि क्राउन प्रिंस के बर्थडे पर उसका पैलेस जाना सेल्स बढ़ाने का एक बड़ा मौका होना चाहिए। जिस तरह से वो कंपनी चलाती है, उससे साफ पता चलता है कि उसे हारना पसंद नहीं है और वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। वो अपने स्टाफ पर सख्त कंट्रोल रखती है और उसके स्टाफ के ज़्यादातर लोग उससे डरते हैं। दूसरी तरफ पैलेस में हमारी मुलाकात होती है ग्रैंड प्रिंस यियान से। वो थोड़े रिबेलियस किस्म के हैं और पैलेस के स्टाफ के लिए उन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल काम है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उनके राइट हैंड मैन चोई ह्योन को होती है। चोई ह्योन प्रिंस यियान को क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस यियान, जो सुबह शिकार पर गए थे, वो अब बस सोना चाहते हैं। शाम को मेहमान पैलेस पहुंचने लगते हैं और मीडिया इस इवेंट को लाइव रिपोर्ट कर रहा है। हुईजू वहां एक बहुत ही बोल्ड रेड आउटफिट में पहुंचती है, जबकि वहां ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता। रॉयल फंक्शंस में लाल रंग पहनना मना है, फिर भी हुईजू ने उसे पहना और देखते ही देखते वो ड्रेस और एक्सेसरीज सोल्ड आउट हो गईं। उसने बड़ी चालाकी से राजमहल के कायदों को तोड़ा और उसे अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया। जर्नलिस्ट उसे क्लाउड चेजर कहते हैं, पर ये भी मानते हैं कि वो खूबसूरत और टैलेंटेड है। अंदर हुईजू कुछ औरतों को अपने खानदान के बारे में गॉसिप करते हुए सुन लेती है और बहुत ही सलीके से उन्हें उनकी जगह दिखा देती है। जब उसका भाई तेजू उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो उसे चुप करा देती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो अपने भाई से कहीं ज्यादा काबिल है और उसकी ये छोटी मोटी मार्केटिंग ट्रिक्स उसकी कंपनी को नहीं गिरा सकती। इसके बाद मेहमानों को डिनर के लिए हॉल में ले जाया जाता है। प्रिंस यियान वहां देर से पहुंचते हैं और वो भी इनफॉर्मल चोलिक हंटिंग आउटफिट पहनकर, जिससे क्वीन मदर यिरंग काफी चिढ़ जाती हैं। वो उन्हें डांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रिंस बड़े आराम से उन्हें सही वक्त का इंतजार करने को कहते हैं। डिनर खत्म होने तक सब कुछ शांत रहता है। सारे इवेंट्स बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। हुईजू की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर जोंगवू से होती है। ऐसा लगता है कि वो अच्छे दोस्त हैं और हुईजू उन्हें छेड़ती है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं, बल्कि रॉयल फैमिली के मेंबर भी हैं। बाद में ग्रैंड प्रिंस यियान प्राइवेट में जोंगवू से बात करते हैं और बताते हैं कि क्वीन मदर उन पर शादी के लिए दबाव डाल रही हैं। प्रिंस यियान अभी रीजेंट है और अगर उनकी शादी हो गई तो जोंगवू को वो सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। जोंगवू को ये जिम्मेदारियां फिर से उठाने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रिंस यियान उससे कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस शादी को रुकवाकर इसमें दखल दें। बातचीत के बाद प्रिंस यियान देखते हैं कि हुईजू पैलेस के उस हिस्से में घूम रही है जहां जाना मना है। वो वादा करते हैं कि अगर वो 3 सेकंड में वहां से गायब हो गई तो वो उसकी इस गलती को भूल जाएंगे। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और प्रिंस यियान फौरन चेक करने भागते हैं। वो हुईजू को वहीं रुकने को कहते हैं, पर वो चुपके से उनके पीछे चली जाती है। पता चलता है कि किसी ने पैलेस में आग लगा दी है। इस हादसे से प्रिंस यियान का पुराना ट्रॉमा ताज़ा हो जाता है। दरअसल 3 साल पहले राजा की मौत भी आग में ही हुई थी। जोंगवू वहां पहुंचता है और प्रिंस यियान क्राउन प्रिंस की सलामती के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी एक शॉकिंग मोड़ आता है। क्वीन मदर यिरंग वहां आती हैं और प्रिंस यियान को थप्पड़ मार देती हैं और इस आग के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराती हैं। सब हैरान रह जाते हैं, पर तभी क्राउन प्रिंस वहां आ जाता है और यिरंग दौड़कर उसके पास चली जाती हैं। वहां से जाते हुए जोंगवू अपने स्टाफ को आग की जांच करने को कहता है, क्योंकि उसे शक है कि इसका कनेक्शन राजा की मौत से हो सकता है। वो मीडिया को संभालने के लिए भी कहता है।
प्रिंस इयान को थप्पड़ लगते हुए देखने के बाद हुईजू चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसकी सेक्रेटरी हेजुंग हैरान है कि उसकी बॉस पार्टी से जल्दी क्यों आ गई। हुईजू उसे आग के बारे में बताती है और वो वहां से चले जाते हैं। घर वापस जाते हुए हुईजू प्रिंस इयान को बहुत ही घमंडी बताती है और सोंगयू ग्वान की एक पुरानी बात याद करती है। प्रिंस ने उसे रात में अकेले आर्चरी फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए पकड़ लिया था। उस वक्त हुईजू ने प्रिंस को टोकने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी कि कैसे सिस्टम सिर्फ प्रिंस को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत देता है पर उसे नहीं। प्रिंस उसकी इस हिम्मत को देखकर हैरान रह गए थे कि वो अपनी बात भी रख रही है और प्रिंस होने के नाते उन्हें सीनियर की तरह इज्जत भी दे रही है। अगले दिन क्वीन मदर दिखावे के लिए प्रिंस इयान से माफी मांगती हैं। प्रिंस भी उनकी बात मान लेते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें डर है कि प्रिंस का रीजेंट वाला पद क्राउन की चमक को फीका कर रहा है। वो इस बात से भी परेशान है कि पैलेस के लोग और पब्लिक प्रिंस इयान को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंस उन्हें याद दिलाते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक रॉयल मेंबर होने के नाते उनका काम हमेशा पैसिव रहना ही रहा है। ये बात प्रिंस इयान को उनके बचपन में ले जाती है, जब उनके डैड हमेशा कहते थे कि क्राउन प्रिंस के खिलाफ कभी मत जाना। इसी वजह से राजा ने प्रिंस यियान का रॉयल टाइटल 2 बार बदला था। राजा की इस बेरुखी ने उन्हें तकलीफ तो दी, पर उन्होंने इस पर कभी ज्यादा गौर नहीं किया। ये रंग जोर देती हैं कि उनका बेटा अभी सिर्फ 8 साल का है और वो अभी रॉयल ड्यूटीज नहीं संभाल सकता। वो चाहती हैं कि प्रिंस यियान अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लें। दूसरी तरफ हुईजू को पता चलता है कि उसके डैड उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि तेजू और उसकी बीवी ने भी इस सिलेक्शन में हिस्सा लिया है। और तो और वो उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जिसे वो अपने काबिल नहीं समझती। वो उसे बार बार याद दिलाते हैं कि वो एक नाजायज औलाद है, इसलिए उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो अपने डैड को वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने उसकी शादी किसी नाकाबिल इंसान से करने की कोशिश की तो वो उनके सारे प्लान्स बर्बाद कर देगी। वो साफ कह देती है कि वही उनकी सबसे काबिल औलाद है और उसकी शादी करने से ना तो उसकी चमक कम होगी और ना ही तेजू की कमियां छुपेंगी। कहीं और चोय हेयोन ये जानकर हैरान है कि प्रिंस इयान ये रंग के ऑफर के बारे में सोच रहे हैं। अगले दिन हुईजू अपना सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर निकालती है। हेजुंग उसे शांत रहने और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करने को कहती है। पैलेस में प्रिंस इयान की मुलाकात लॉर्ड सुंगबॉन से होती है। वो सवाल करता है कि प्रिंस पैलेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं और उनके जाने के बाद रॉयल इंटरेस्ट की रक्षा कौन करेगा। प्रिंस समझ जाते हैं कि लॉर्ड सुंगवॉन उन्हें धमकी दे रहा है, पर वो शांत रहते हैं। वो समझाते हैं कि वो सिर्फ अपने प्राइवेट रेजिडेंस जा रहे हैं। बाद में लॉर्ड सुंगवॉन क्वीन मदर को वार्निंग देता है कि प्रिंस इयान के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। वो अपना गुस्सा निकालती हैं कि कैसे प्रिंस देर से आए, उनके कपड़े और पैलेस की आग, वो हर चीज के लिए उन्हें ही दोषी मानती हैं। फिर भी लॉर्ड सुंगवॉन उन्हें संभल कर रहने को कहता है क्योंकि ग्रैंड प्रिंस जनता के चहेते रीजेंट हैं। वापस कैसल ग्रुप में हुईजू के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है कि क्यों ना वो किसी ऐसे रॉयल मेंबर से शादी कर ले जो उसके जितना ही काबिल हो। उसकी नज़र प्रिंस इयान पर पड़ती है जो क्राउन प्रिंस की पार्टी वाले अपने आउटफिट की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। वो उन्हें रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजने का फैसला करती है। प्रिंस इयान के ट्रेंडिंग आउटफिट के बारे में जनता को लगता है कि ये एक मॉडर्न लुक था और उन्हें प्रिंस का ये बदलाव पसंद आ रहा है, जबकि रॉयल फैमिली का कहना है कि चौलिक पहनना गलत है। चोई ह्यून भले ही इस बैकलैश से डरा हुआ है, पर प्रिंस इयान खुश है कि कम से कम कोई आग के बारे में बात नहीं कर रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रिंस इयान किसी से भी मिलने से मना कर देते हैं। वो ये जानकर हैरान है कि हुईजू उनसे मिलने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है। वो हर बार चोई ह्यून को उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इस रिजेक्शन से हुईजू चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि प्रिंस भाव खा रहे हैं, जबकि हेजुंग को ये सब पागलपन लगता है। कई बार कोशिश करने और अपनी सारी पोजीशंस गिनाने के बाद हुईजू आखिर में प्रिंस इयान को याद दिलाती है कि वो उनकी स्कूल की जूनियर है। आखिरकार वो उसे मिलने का मौका दे देते हैं। वो अपने घर बुलाते हैं और क्वीन मदर को इस मुलाकात के बारे में पता चल जाता है। वो अपनी नौकरानी से कहती है कि प्रिंस के घर में जो उनका जासूस है उससे कांटेक्ट करे। इसी बीच हुईजू सज धज कर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पहुंचती है। प्रिंस इयान तब दंग रह जाते हैं जब हुईजू बड़े ही शांत अंदाज में उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर देती है। हुईजू ने प्रिंस इयान के सामने अपनी शादी का प्रपोजल रख दिया है,
इयान ने हाँ तो नहीं कहा, पर हुईजू को देखकर मुस्कुराता है। हम साल 2009 के फ्लैशबैक में वापस जाते हैं। स्कूल में हम यंग हुईजू को देखते हैं। उसे प्रिंस इयान के सामने बोलने का पछतावा होता है। उसे लगता है कि जल्द ही उसे जेल हो जाएगी क्योंकि उसने रॉयल फैमिली को इंसल्ट किया है। बट यंग प्रिंस इयान ने दखल देकर नियम बदलवाए ताकि हर कोई आर्चरी रेंज में किसी भी वक्त प्रैक्टिस कर सके। संयुग वन में 64th आर्चरी एग्जीबिशन चल रही है। दो बड़े घरानों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण है और मिन्स्योक लगातार हुईजू के बारे में घटिया बातें कर रहा है, लेकिन प्रिंस इयान उसे चुप रहने को कहते हैं। जोंगवू जो हुईजू की ही टीम में था, वो लगातार उसे एनकरेज कर रहा है। राजा भी वहां मौजूद थे और वो इस बात से थोड़े नाराज थे कि प्रिंस इयान ने आर्चरी रेंज को सबके लिए खुला रखा है। अब प्रेजेंट में आते हैं, जहां हुईजू और प्रिंस इयान के बीच बातचीत चल रही है। प्रिंस उससे अपनी शर्तें बताने को कहते हैं और हुईजू अपनी दौलत, बिजनेस टैलेंट, अपनी नाकारा भाई और अपनी खूबसूरती का बखान शुरू कर देती है, लेकिन प्रिंस इयान आखिर में उसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्वीन मदर की तरफ से भेजी गई जासूस उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इसी बीच ईरंग किम फैमिली की एक बेटी को बुलवाती है, हालांकि वो सिर्फ तमाशा देखना चाहती है। वो कहती है कि उसे बाद में हुईजू से मिलना होगा, लेकिन हुईजू हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि इस रिजेक्शन ने उसे और भी इंस्पायर कर दिया है। वो हुईजुंग से कहती है कि प्रिंस इयान सिर्फ उसे परेशान करने के लिए सच्चे प्यार की बातें कर रहे हैं। प्रिंस से पूरी बात सुनने के बाद चोई ह्यून भी इस बात से अग्री करता है। हुईजू का मानना है कि वो जानती है कि प्रिंस को क्या चाहिए और वो उन्हें मना कर ही रहेगी। वो अपने पीआर मैनेजर से एक सीक्रेट मदद मांगती है। मैनेजर प्रिंस का बैकग्राउंड चेक करता है और उनका पूरा शेड्यूल निकाल लेता है। अगले कुछ दिनों तक हुईजू हर उस जगह पहुंच जाती है जहां प्रिंस जाते हैं। चूंकि प्रिंस अभी छुट्टी पर हैं, वो ज्यादातर काम अकेले ही कर रहे हैं और हुईजू इसी बात का फायदा उठाती है। वो साय की तरह प्रिंस के रूटीन को ट्रैक करने लगती है और हर उस जगह पहुंच जाती है जहां प्रिंस जाते हैं, फिर चाहे वो हॉर्स राइडिंग ग्राउंड्स हों, रेस्टोरेंट्स हों या मूवी थिएटर्स। वो उन्हें बार बार कांटेक्ट करती है और जताती है कि वो उन्हें कितना मिस कर रही है। शुरुआत में तो प्रिंस इयान इन सब चीजों से काफी परेशान नजर आते हैं, लेकिन हुईजू की ये जिद धीरे धीरे उन पर असर करने लगती है। यहाँ तक कि अब वो अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर भी पहले से ज्यादा कॉन्शियस होने लगे हैं। इसी दौरान वो अपने डैड की पसंद के लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती है और जानबूझकर उसे बर्बाद कर देती है। वो उस लड़के को साफ कह देती है कि वो एक बेकार पति साबित होगा। लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है और वो शादी से मना कर देता है। एक आर्ट एग्जीबिशन के दौरान उसकी मुलाकात चोई ह्योन से होती है और वो मजाक में कहती है कि वो प्रिंस की प्राइवेट एग्जीबिशन से एक पेंटिंग खरीदना चाहती है। बाद में चोई ह्यून प्रिंस से जिक्र करता है कि उसने हुईजू को किसी और लड़के के साथ डेट पर देखा था। प्रिंस इयान को ये सुनकर जलन होती है, पर वो शांत रहने की एक्टिंग करते हैं। उन्हें तब और भी बुरा लगता है जब चोई ह्यून कहता है कि उसे लगा शायद हुईजू को क्वीन मदर ने भेजा है। प्रिंस साफ कह देते हैं कि क्वीन मदर और हुईजू की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चोई ह्योन मजाक में पूछता है कि अगर इन दोनों औरतों की पोजीशन हटा दी जाए तो लड़ाई में कौन जीतेगा। जाहिर है प्रिंस को ये बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ ये रंग उस दिन को याद करती है जब राजा अपनी गद्दी छोड़ने का ऐलान करने वाले थे। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने उस सरकारी कागज को आग लगा दी थी और कहा था कि वो उनका मरना पसंद करेगी। उसके कुछ ही देर बाद आग लग गई और राजा की मौत हो गई। जब प्रिंस इयान वहां पहुंचे और अपने भाई को मरा हुआ देखा, वो सिर्फ अपने भतीजे होने वाले वारिस के बारे में ही पूछ पाए। आज भी वो यादें प्रिंस इयान को परेशान करती हैं और उन्हें बुरे सपने आते हैं। इसी वजह से उन्हें नींद न आने की बीमारी भी है। चोई ह्यून उनका ख्याल रखने की कोशिश करता है, पर यह काफी मुश्किल है। पैलेस में यीरंग छोटे राजा को उनके पहले रॉयल इवेंट के लिए तैयार करती है, जहां प्रिंस इयान मौजूद नहीं होंगे। प्रिंस को भी शक है कि उनका भतीजा ये अकेले संभाल पाएगा या नहीं। राजा को इकोनॉमिक ऑनर्स ऑफ कोरिया सेरेमनी में अवार्ड्स देना जाना है। हुईजू भी अवार्ड पाने वालों में शामिल है और हीजुंग उसे तमीज से रहने की सलाह देती है। जैसा कि डर था, छोटा राजा अकेले इवेंट नहीं संभाल पाता और अपने चाचा प्रिंस इयान को बुला लेता है। प्रिंस वहां पहुंचते हैं और सब कुछ संभाल लेते हैं।
जब हुईजू की बारी आती है तो वो राजा यियोन से गुजारिश करती है कि वो उसके सिर पर इयोसावा हैट रखें। वो प्रिंस यी आन से भी एक गिफ्ट मांगती है, पर प्रिंस कहते हैं कि उसे राजा से पहले ही गिफ्ट मिल चुका है। फोटो खिंचवाते वक्त प्रिंस जानबूझकर उसके पीछे खड़े होते हैं, जो बाकी लोगों से अलग था। अवार्ड का प्रमोशन करने के बाद हुईजू अपनी छुट्टियों की तैयारी करती है। वो प्राइम मिनिस्टर जोंगवू के साथ डिनर पर जाती है। जोंगवू उसे बधाई देता है और हुईजू उसे पुराने स्कूल के दिनों की याद दिलाकर छेड़ती है। उनकी बातों से साफ लगता है कि जोंगवू स्कूल के दिनों में हुईजू को पसंद करता था। इवेंट के बाद प्रिंस यी आन की तबीयत बिगड़ जाती है। वो एक होटल में रुकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज बुखार है। चोई ह्यून दवा लेने भागता है और प्रिंस को रॉयल हॉस्पिटल जाने की सलाह देता है, पर प्रिंस मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ के डॉक्टर यी रंग के करीबी हैं। वो नहीं चाहते कि ये बात बाहर फैले और देश में खलबली मचे। चोई ह्यून खाना लेने बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात हुईजू से हो जाती है। हुईजू अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर प्रिंस को आराम करने की सलाह देता है। हुईजू डॉक्टर से कहती है कि रिकॉर्ड में मरीज के तौर पर उसका नाम लिखा जाए ताकि प्रिंस का नाम गुप्त रहे। पैलेस में यी रंग राजा यी यून को डांटती है क्योंकि उसने इवेंट में प्रिंस यी आन की मदद ली। उसे अपने बेटे की ये कमजोरी पुराने राजा की याद दिलाती है, जिससे वो डर जाती है। होटल में चोई ह्यून और हुईजू सैंडविच खाते हुए बात करते हैं। चोई ह्यून बताता है कि प्रिंस को लाइमलाइट में रहना और दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं है, और अगर उनकी बीमारी की खबर उड़ी तो मीडिया में अफवाहें फैल जाएंगी। तभी अचानक यी रंग होटल पहुंच जाती है। चोई ह्यून घबराकर हुईजू को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन मदर सोफे पर हुईजू का बैग देख लेती हैं। जब वो बेडरूम में जाती हैं तो उन्हें साथ देखकर भड़क जाती हैं और प्रिंस को अगले दिन पैलेस आकर सफाई देने का हुक्म देती हैं। अगली सुबह हेजुंग हुईजू को फोन करके कमरे में ही रहने को कहती है। दरअसल बात बाहर निकल चुकी है और मीडिया में खबर है कि हुईजू प्रिंस यी आन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। चूंकि वो डॉक्टर के साथ दिखी थी, इसलिए लोग उसके प्रेग्नेंट होने की अफवाहें भी उड़ाने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, पर हुईजू शांत है। उसे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, हालांकि उसका स्टाफ बहुत स्ट्रेस में है। हुईजू का भाई तेजू इस खबर से जल रहा है, पर ये रंग को लगता है कि ये स्कैंडल प्रिंस की इमेज खराब करने और हुईजू को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राइम मिनिस्टर जोंगवू भी इस स्कैंडल को लेकर शांत है। उसे लगता है कि ये खबर मिनिमम वेज वाले मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अच्छी है। प्रिंस ये आन पैलेस जाने के बजाय अपने प्राइवेट घर चले जाते हैं और हुईजू को वहां बुलाते हैं। जब हुईजू वहां पहुंचती है तो स्टाफ उन्हें अकेला छोड़ देता है और बाहर खड़ा होकर गॉसिप करने लगता है। प्रिंस यान इस स्कैंडल के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि कैसे अब हुईजू को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। वो उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए और हुईजू फिर से शादी की जिद पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो अपने नाकाबिल भाई को नीचा दिखाना चाहती है और अपने डैड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बर्ताव से थक चुकी है। वो ये भी बताती है कि वो जानती है कि हाई स्कूल में प्रिंस ये आन जानबूझकर आर्चरी कंपटीशन हारे थे। प्रिंस को इस बात से बुरा लगता है कि हुईजू सिर्फ उनके टाइटल के लिए उनसे शादी करना चाहती है। आखिर में प्रिंस शादी के लिए मान जाते हैं, पर वो उसे वार्निंग देते हैं